फ्रेंड वेलकम टू जीबी टेक जोन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पंप रूम के बारे में कि पंप रूम में क्या क्या होता है। हम बेसिकली यहाँ पे फायर पंप रूम आप देख रहे हो, फायर पंप रूम की फुल डिटेल देखेंगे कि फायर पंप रूम के अंदर क्या क्या लगा होता है और कैसे कैसे पंप लगे होते हैं, फायर इंजन कैसे काम करता है, पैनल कैसे काम करता है, जॉकी पंप कैसे काम करता है। तो स्टेप टू स्टेप हम सारी चीजें सीखेंगे कैसे काम करते हैं फायर पंप रूम के अंदर फायर फाइटिंग करते टाइम पे और नॉर्मल ऑपरेशन में। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि फायर पंप रूम में होता क्या है। फायर पंप रूम में फायर की मोटरें और फायर इंजन होता है और फायर इंजन का एक पैनल होता है, पूरे इलेक्ट्रिकल पैनल होता है जिसमें आपके हाइड्रेंट, जॉकी और स्प्रिंकलर सभी पंप कनेक्ट होते हैं सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑन ऑफ होती है। अब जॉकी के कमांड के ऊपर की प्रेशर कम हुआ ज्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ही जॉकी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ इस साइट पे हमने देखा कि जैसे कि यहाँ पे दो जॉकी हैं, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, जॉकी 1 और जॉकी 2। यहाँ पे जॉकी 1 और जॉकी 2 है। जॉकी 1 और जॉकी 2 का मतलब यहाँ पे दो जॉकी हैं एक ही लाइन में, और एक आपका स्प्रिंकलर पंप है, एक हाइड्रेंट पंप है, और यहाँ पे मार्किंग नहीं है, ये फायर इंजन का पैनल है। इससे पता ही चलता है आपका यहाँ पे फायर इंजन का पैनल है, ये आपका बजर लगा हुआ है और यहाँ पे आपका सिग्नल आता है जब ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये इसकी मेन इनकमिंग सप्लाई है और ये काम कैसे करता है ये लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, एक आपको जॉकी पंप चला के या हाइड्रेंट पंप चला के। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका जॉकी पंप कहाँ पे लगा होता है, कैसे काम करता है, कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, जैसे कि जॉकी पंप 1 और 2 लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी दो जॉकी पंप है। हमारे इस पंप रूम में प्रोविजन ऐसा है कि हमने दो जॉकी पंप लगाए हुए हैं, जॉकी पंप 2, जॉकी पंप 1, और सबसे लास्ट में हमने लगाया हुआ है स्प्रिंकलर पंप। ये आपका स्प्रिंकलर पंप है। यहाँ पे आप देखोगे स्प्रिंकलर पंप है, और ये स्प्रिंकलर पंप आपका 100 एचपी का है, और जो जॉकी पंप है वो 20 एचपी का है। दोनों 20 एचपी के हैं। और यहाँ पे आप एक हाइड्रेंट पंप है हमारा जो 100 एचपी का है ये भी, और एक फायर इंजन है हमारा। फायर इंजन आप देखोगे यहाँ पे सब चीज ऑटो में है। यहाँ पे फायर इंजन हमारा 85 एचपी का है। और अब अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 85 एचपी का है और आपका 1800 आरपीएम पे ये काम करता है। और ये आपका सबसे लास्ट में फायर फाइटिंग के टाइम पे काम करता है। तो हम स्टेप से देखते हैं कि सबसे पहले काम क्या करता है। जब आपका कहीं पे भी लाइन में लीकेज या फिर फायर फाइटिंग के टाइम पे जब हम होज रील या होज पाइप यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या रन होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका जॉकी पंप रन होता है, और जॉकी पंप रन होता है वो कैसे, सक्शन हेडर से सप्लाई लेके आपका यहाँ पे ये सक्शन हेडर है। सक्शन हेडर वो होता है जो आपका फायर जो टैंक होता है, जैसे आपको वहां पे दिखाई दे रहा है फायर टैंक, यहाँ पर आपको फायर टैंक दिखाई दे रहा है जो 200 KL का है। उससे जो वाटर इनलेट एक सक्शन हेडर बना होता है जिसमें आपके सारे पंप कनेक्ट होते हैं, जैसे जॉकी पंप, हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप और फायर इंजन, ये सभी आपके सक्शन हेडर में कनेक्ट होते हैं। ये सक्शन हेडर है जिसपे मैं खड़ा हूं। इस सक्शन हेडर में ही सारी लाइनें कनेक्ट होती है इनलेट में। और इनलेट में कनेक्ट होने से क्या होता है, जिसका जब रिक्वायरमेंट रहती है वो पंप ऑन होता है और वो पानी को सक करता है क्योंकि सक्शन हेडर है। और फिर उसके थ्रू क्या करता है, आपका ये सक्शन हेडर में जब आता है पानी तो पंप के थ्रू उठता है। आपका उसमें एनआरवी भी लगी होती है, बटरफ्लाई वॉल भी लगा होता है, बेलो वॉल भी लगा होता है। इनका भी एक अलग अलग फंक्शन है। जैसे आपका सक्शन हेडर है, सक्शन हेडर में भी बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। बटरफ्लाई वॉल होने के बाद इसमें पोर्ट स्ट्रेनर भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने उसके बाद जो मेन पंप के लिए जो बटरफ्लाई वॉल लगाया उसके बाद में वाइस स्ट्रेनर लगाया हुआ है, जो मट्टी को और जो हैवी मटेरियल, मट्टी हो गई, आपकी रेत हो गया, वो सब ये स्टोर कर लेता है। इसकी क्लीनिंग होती है। इसका भी शेड्यूल है, मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में, वो लास्ट में देखेंगे हम कैसे हम स्ट्रेनरों को जो क्लीन करते हैं उसका शेड्यूल है। तो इसमें जब ये जॉकी पंप चलता है तो सप्लाई इनलेट आती है, ये मोटर होती है। मोटर आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और वो मैकेनिकल एनर्जी जब आपको पंप को जाती है तो पंप क्या करता है,
वाटर को सक करता है, सक्शन करता है और सक्शन करके डिलीवरी हाइडर में डालता है। डिलीवरी हाइडर में जब डालता है वो, तो वो जो अब गुजरता है आपका, एक वो आपका बटरफ्लाई होती है आउटलेट में, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं मेंटेनेंस के टाइम पे, वैसे वो ऑन रहता है हर टाइम पे। उसके बाद बेलो वाल होता है जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद आप देखोगे एनआरवी लगी होती है, नॉन रिटर्नेबल वाल, जो क्या करता है सिर्फ आउटसाइड में, मतलब ऊपर की साइड में ही वाटर सप्लाई जाने देगा, और जब प्रेशर होल्ड हो जाएगा, पंप बंद हो जाएगा, तो रिटर्न में पानी नहीं आएगा। ये इसलिए लगाया जाता है। अगर हम देखें अब मेन हाइडर इसका, जो डिलीवरी हाइडर है, डिलीवरी हाइडर में अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा सिस्टम लगे होने का रीजन ही क्या है कि दो रीजन है, एक हाइड्रेंट और एक स्प्रिंकलर। आपकी किसी भी बिल्डिंग में दो तरह के ही सिस्टम है, एक हाइड्रेंट और एक स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर कब काम करता है, जब आपका कोई भी बेसमेंट में या किसी भी फ्लोर पे आग लग जाती है तो स्प्रिंकलर एक्टिवेट होता है। तो उसके पहले एक्टिवेट होते ही आपका जोकी चलता है। जोकी चलने के बाद अगर प्रेशर डाउन आता है हाइड्रेंट स्प्रिंकलर वाली लाइन की साइड में, क्योंकि बीच में एनआरवी होती है, आप एनआरवी देखोगे यहाँ पे एनआरवी लगी हुई है, जो पार्टीशन करती है या अलग डाइवर्ट करती है वाटर सप्लाई को। डाइवर्ट कैसे करती है, जो दोनों जोकी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये स्टैंड बाय है एक दूसरे के। अगर स्प्रिंकलर ब्लास्ट होता है और स्प्रिंकलर ब्लास्ट होने के बाद प्रेशर डाउन आता है आपकी स्प्रिंकलर हेडर में, जहां पे वहां पे आपको वाल गेज दिखाई दे रहा है, तो जैसे स्प्रिंकलर ब्लास्ट होगा आपका जोकी पंप रन करेगा, जोकी पंप चलेगा और वो मेंटेन करेगा प्रेशर को स्प्रिंकलर वाली साइड में, स्प्रिंकलर डिलीवरी वाली साइड में, जो ये हेडर है उसकी डिलीवरी साइड में। और वो कैसे मेंटेन करता है, बीच में एनआरवी लगी होती है, एनआरवी लगी हुई है, उसकी जो डायरेक्शन है वो स्प्रिंकलर की साइड में जा सकता है जब जोकी चलता है। अगर फायर इंजन चलेगा तब भी, हाइड्रेंट चलेगा तब भी। लेकिन जब आपका स्प्रिंकलर पंप चलेगा, जो लास्ट में पंप लगा हुआ है एनआरवी से इस साइड में, जो आपका स्प्रिंकलर पंप लगा हुआ है, अगर वो रन करता है तो आपका वाटर सप्लाई सिर्फ स्प्रिंकलर लाइन में ही जाएगी, वो आपके हाइड्रेंट लाइन में नहीं जाएगी। एनआरवी का पर्पज ही ये है। और एनआरवी आपकी इसलिए भी लगाई गई है कि अगर जोकी पंप चले या कोई भी पंप चले, हाइड्रेंट पंप चले, डीजी इंजन चले, तो वो स्प्रिंकलर लाइन में सबसे पहले मेंटेन रखे वाटर सप्लाई का प्रेशर, क्योंकि वो प्रायोरिटी है। जिस जगह पे फायर हो गई, मान लो हाइड्रेंट कहीं पे किसी फ्लोर पे फायर हो गया, वहां पे स्प्रिंकलर नहीं है, हमने वहां हाइड्रेंट ओपन कर दिया। हाइड्रेंट ओपन करने से क्या होगा, आपका जो स्प्रिंकलर लाइन वाली साइड है वो जितने केजी पे, मान लो 8.5 केजी पे सेट किया हुआ, तो 8.5 केजी ही मेंटेन रहेगा, क्योंकि एनआरवी उस साइड में प्रेशर फीड रखेगा। और जो रिमेनिंग वाटर होगा, जहां पे खुल हो गया आप हाइड्रेंट में कहीं भी आउटर में, वो आपका हाइड्रेंट लाइन से डिलीवर होता रहेगा। ये हो गया आपका जोकी पंप कैसे काम करता है। अब जोकी पंप के बाद अगर स्प्रिंकलर ब्लास्ट होता है तो जोकी तो चलेगा ही चलेगा। अगर उस साइड में स्प्रिंकलर ब्लास्ट हुआ है तो आपका फिर स्प्रिंकलर पंप चलता है। स्प्रिंकलर पंप का भी प्रेशर सेट है यहाँ पे 6.5 से 7.5 केजी पे किया हुआ है। और हमने इसका प्रेशर जो अपना हाइड्रेंट है उसका हमने किया हुआ है 5.5 से 6.5 केजी। ये थर्ड ऑप्शन पे एक्टिवेट हो सकता है आपका रनिंग ऑपरेशन के टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट में हमने दोनों जोकी को सेम प्रेशर पे किया हुआ है। यहाँ पे जैसे आपको वहां गेज में दिख रहा होगा 8.5 केजी यहाँ का ऑटो स्टॉप प्रेशर है, कि यहाँ पे 8.5 केजी ही मैक्सिमम प्रेशर है इस बिल्डिंग का। और स्टार्टिंग प्रेशर जो है इसका पंप का रन करने का वो 7.5, दोनों 7.5 पे। ये स्टैंड बाय है, एक खराब होगा तो दूसरा काम करेगा, इसलिए दोनों को स्टैंड बाय को लगाया गया है। उसके बाद अगर हाइड्रेंट लाइन में अब कहीं पे किसी ने हाइड्रेंट यूज किया और उसको ओपन कर दिया तो क्या होगा, ये थर्ड पे क्यों ऑपरेट होता है, सबसे पहले जोकी चलेगा, सेकंड में जब प्रेशर डाउन होता जाएगा आपका डिलीवरी हाइडर में, हाइड्रेंट लाइन में, वहां एनआरवी लगी होने की वजह से जिसको पहले चलना था, जिसको 6.5 केजी पे चलना था, वो ऑलरेडी 6.5 केजी वहां पे प्रेशर मेंटेन रहेगा एनआरवी की वजह से, उसको कमांड मिलेगी नहीं। उसके बाद प्रेशर और डाउन आएगा, आपका आएगा 5.4 केजी, 5.5 केजी आएगा जब आपका, तो उससे क्या होगा, आपका हाइड्रेंट चलेगा। हाइड्रेंट चलने से क्या होगा, फिर जितना आप यूज करोगे, यूज करते जाओगे और एक
टाइम आएगा कि आपने फायर फाइटिंग कर दी, आपने जहां पे आग लगी थी बुझा दी है, तो उसके बाद क्या एक्सटिंग्विश हो गया सब कुछ, तो उसके बाद प्रेशर मेंटेन हो जाएगा 7.5 kg। दोबारा से 7.5 kg आते ही आपका हाइड्रेंट बंद हो जाएगा। स्प्रिंकलर भी आपका 7.5 kg पे ही बंद होता है, वो चार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि ये फायर इंजन किस टाइम पे काम करता है। जो फायर इंजन आपका सबसे लास्ट में काम करता है, मान लो यहाँ की इलेक्ट्रिकल सप्लाई खराब हो गई है, सब कुछ, कोई सप्लाई का सोर्स नहीं है, जो हमारा बैकअप सप्लाई के फायर इंजन, जो हमारे इंजन है डीजी इंजन, बैकअप इंजन बोलते हैं जिनको, अगर वो भी खराब हो गए या यहाँ की केबल शॉर्ट हो गई, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या होगा, सबसे लास्ट में जाके आपका फायर इंजन ऑटो में रन होएगा, क्योंकि ये सबसे कम प्रेशर पे सेट होता है। ये ऑटो में ही चलेगा, लेकिन इसको बंद हम मैनुअल करते हैं, मैनुअल में बंद होगा, क्योंकि ये नहीं पता कि किस टाइम तक, कितनी देर तक हम हाइड्रेंट यूज करें और कितने हाइड्रेंट यूज करें, तो ये मैनुअल में ही बंद करेंगे हम, सब कुछ यूज करके, हाइड्रेंट यूज करके, जहां पे आग लगी है उसको बंद करके। तो ये स्पेशली जब चलता है तो बहुत ही केयरफुली से इसको बंद करना पड़ता है, और एक पंप रूम में होना चाहिए। अगर आपका फायर इंजन नहीं चलता है और सब हाइड्रेंट चलता है, जो कि चलता है, स्प्रिंकलर चलता है, तब इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ऑटो में बंद हो जाते हैं। अगर आपका, अब आपने देखा कि ये जो आपका फायर इंजन है ये ऑटो में चलता है, लेकिन इसको अब इसको बंद कैसे करेंगे, इसके भी आप एक के यहाँ पे है आपके पास स्विच, स्विच से आप बंद कर सकते हैं। जैसे ये अब ये है, अब ऑटो मोड में सप्लाई है, जैसे प्रेशर डाउन आएगा तो बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको, आप इसे ऐसे बंद करोगे तो बंद हो जाएगा ये, लेकिन अगर यहां से बंद नहीं होता तो आपको फिर यहाँ पे एक लीवर होता है, हम लीवर दबाते हैं, ये टक टक देखते हो आप, और इससे इसको सप्लाई आती है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहां से दबा के रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक दबा के रखना है आपको जब तक डीजी बिल्कुल बंद नहीं हो जाता। अगर थोड़ा सा भी आरपीएम पे होगा या घूमेगा और आप छोड़ दोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इसको सप्लाई जो मिलती है वो 12 वोल्ट की बैटरी से मिलती है, जो चार्ज होती है आपके पैनल के स्टैटिक चार्जर से। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे, और आपके जो फायर इंजन है और जो इसकी बैटरी का वो है, उसकी भी अर्थिंग होती है, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो, और अर्थिंग की जाती है, इसकी भी अर्थिंग करके रखते हैं। उसके बाद आप देखोगे ये जो फायर इंजन है, इसमें यहाँ कूलेंट भी होता है, और यहाँ पे इसका डीजल टैंक होता है जो 200 लीटर का होता है, हर टाइम फुल रहता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांस चीज भी की है हमने, कि अगर इसका डीजल डालते टाइम ओवरफ्लो हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हमने एक चैम्बर बनाया जिसमें हमने इसमें सैंड डाला हुआ है, और वो क्या होता है, फिर इसमें ओवरफ्लो सारा इसमें स्टोर हो जाता है। स्टोर होने से क्या होगा कि आपका वो ड्रेन में या ऐसे वैसे वहां पे नहीं जाएगा। अब इसी सिस्टम में एक चीज और आती है आपकी, एयर वेसल। एयर वेसल का काम क्या है सारे प्रोसेस में? एयर वेसल का काम ये है कि ये सब चीजें हम मानते हैं कि ऑटो में स्टार्ट होगा, ऑटो में ऑफ होगा, ये काम होता कैसे है, एक्चुअल में कैसे होता है, सेंसिटिविटी कहाँ से आती है। तो यहाँ पे अगर आप एयर वेसल देख रहे हो, तो एयर वेसल में क्या है, यहाँ पे प्रेशर गेज लगे होते हैं। प्रेशर गेज वहां पे लास्ट में है, ये प्रेशर स्विच है जो प्रेशर को सेंस करते हैं कि इस एयर वेसल में प्रेशर कितना है, कितने केजी है। ये इस प्रेशर वेसल से, एयर वेसल से करता है सेंस, किसके थ्रू, प्रेशर स्विच के थ्रू। और ये प्रेशर स्विच की जो कनेक्टिविटी है ये जाती है आपकी स्टार्टर को, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर भी हो सकता है, ड्यूल स्टार्टर भी होता है, उसको जाती है, उसको कमांड जाती है उसके एनओएनसी पे कि वो ऑटो में है तो ऑटो में प्रेशर को, प्रेशर स्विच कमांड देता है ऑटो में स्टार्ट हो जाए। मैनुअल में स्टार्ट करते हैं तो फिर इसका कोई वर्क रहता ही नहीं है आपके प्रेशर स्विचों का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये हमने पूरे सिस्टम में देखा कि हमारे पास 2 जॉकी पंप है, एक हाइड्रेंट पंप है, एक स्प्रिंकलर पंप है, और एक हमारे पास फायर इंजन है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पंप बोले तो हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप, जॉकी जो है हमारे जॉकी 1, जॉकी 2, और जो 4th है हमारा यहाँ पे वो है फायर इंजन का। अब कमांड कैसे लेते हैं वो हम चार्ट के थ्रू आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने चार्ट लगाया, ऑटोमेशन डिटेल फायर पंप चार्ट है। यहाँ पे इसमें देखोगे आप, डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है हमने, में किलोवाट, एचपी, आरपीएम सब कुछ लिखा हुआ है। ये एक इजी वे है, किसी को भी, कोई भी विजिटर आता है या कोई भी
फायर के लिए, एनओसी के लिए आता है, रिन्यूअल के लिए, तो उसको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सब कुछ डिस्प्ले है। और इंजन पे भी आपने देखा होगा, पंप पे भी हमने एसओपी लगा रखे हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, प्रेशर का भी। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे दो जॉकी पंप है। जॉकी पंप में आप देखो किर्लोस्कर का है, किलोवाट 15 किलोवाट का है, एचपी 20 का, जैसे मैंने बताया। आरपीएम 2940। आपने सिंपल एक मोटर देखी होगी जो हम सेम 3 फेज इंडक्शन मोटर देखते हैं, उसके 1400 आरपीएम होते हैं बेसिकली। यहाँ पे लेकिन उसके डबल है। डबल होने का रीजन है कि यहाँ पे फास्ट डिलीवरी चाहिए वाटर सप्लाई की, इसलिए ये मोटर ऐसे डिजाइन की जाती है फायर वाली कि उनको 2900 आरपीएम पे चलाएं हम, कि बहुत ही जल्दी वाटर सप्लाई का जो सर्कुलेशन है, एलपीएम लीटर पर मिनट ज्यादा है। अब यहाँ अगर हम जॉकी का देखते हैं तो हमारा जॉकी के अकॉर्डिंग 20 एचपी का जो है वो है 160-70 लीटर पर मिनट है, दोनों का ही पर मिनट इतना ही है, 180 लीटर पर मिनट है। तो अगर हम एक जॉकी चलता है और हमारा हाइड्रेंट ओपन होता है और हाइड्रेंट हमारा कम से कम 900 लीटर पर मिनट निकालता है, तो जॉकी वो मेंटेन नहीं कर पाता है। लेकिन मेंटेन नहीं करता फिर भी हमारा जॉकी कुछ मिनट के लिए चलता है। वो क्यों चलता है? जैसे हमने जॉकी को ऑटो में किया हुआ है, सभी को ऑटो में किया है, लेकिन हमने हाइड्रेंट ओपन कर दिया। हाइड्रेंट ओपन होने से क्या होगा, अब जो प्रेशर था हमारा वो 8.5 kg था। जब तक 7.5 kg नहीं आएगा हमें ऐसा लगेगा कि फुल प्रेशर आ रहा है हाइड्रेंट लाइन से। लेकिन जैसे ही 7.5 kg प्रेशर हाइड्रेंट लाइन में डिलीवरी हेडर में आया और जॉकी स्टार्ट होगा। अब जॉकी बंद हो नहीं पाएगा अगर पूरा हाइड्रेंट खुल गया, वो चलता ही रहेगा, क्योंकि दोनों में क्या क्या इशू है, क्यों चलता रहेगा? क्योंकि जो हाइड्रेंट हम ओपन करते हैं वो 900 लीटर पर मिनट का डिलीवरी करता है बाहर वाटर सप्लाई, और हमारा जो जॉकी पंप है वो सिर्फ करता है 180 लीटर पर मिनट। तो वो लड़ेगा, चलता रहेगा, प्रेशर और डाउन आता रहेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये नहीं मेंटेन कर पाएगा प्रेशर को, तो उसके बाद हमारा हाइड्रेंट पंप चलेगा। हाइड्रेंट पंप का फिर इतना प्रेशर होता है कि वो 2500, 2600 या 2200 लीटर पर मिनट निकालता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप 3 हाइड्रेंट भी चला सकते हैं, वो मेंटेन करेगा। अगर वो नहीं चला और फायर इंजन चल गया, फिर भी आप कम से कम 3 हाइड्रेंट चला सकते हो। तो यहाँ पे प्रेशर का जो हम डिटेल देख रहे थे, प्रेशर में कैसे है कि जॉकी दोनों हमारे स्टैंड बाय है, 7.5 kg पे स्टार्ट होते हैं, 8.5 kg पे बंद हो जाते हैं ऑटो में दोनों। उसके बाद हमने क्या किया हुआ, मेन हाइड्रेंट पंप में, अब यहाँ पे समझो आप मेन हाइड्रेंट पंप हमने 5.5 5.5 kg पे ऑन होगा और 6.5 kg पर बंद होगा। लेकिन हमने यहाँ स्प्रिंकलर को 6.5 से किया हुआ है और ये 7.5 का, जो मैंने वहां पे आपको एनआरवी का यूज बताया कि उधर प्रेशर मेंटेन ही रहेगा, ये आएगा ही नहीं रनिंग में। अगर स्प्रिंकलर ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रेशर वेसल है ना, ये आपका स्प्रिंकलर लाइन का लगा ही अलग है। वो जैसे कि आप दूसरे साइड में देख रहे हो, ये यहाँ पे ये एसपी लिखा हुआ है, ये स्प्रिंकलर लाइन का एयर वेसल है। इसका प्रेशर डाउन आएगा नहीं, ये कमांड देगा नहीं आपको और ये चलेगा नहीं। तो चलना ही क्या है का, हाइड्रेंट चलना है। अगर हाइड्रेंट ओपन करोगे तो यहीं पे चलेगा, 5.5 kg पे चलता रहेगा। अगर मेंटेन नहीं हुआ, सप्लाई फेल हो गई, कोई इशू हुआ, तो आपका फायर इंजन चल जाएगा। फायर इंजन चलेगा, मैनुअल में बंद करना पड़ेगा। अब ये है कि इसके बाद अगर फायर इंजन भी नहीं चलता या सब कुछ इशू में आ जाता है, फॉल्ट में भी आ सकता है, नहीं चलता, तो फिर कैसे फायर फाइटिंग होगी या कैसे की बिल्डिंग सेफ होगी? फिर उसके बाद आता है आपका जो ओवरहेड टैंक है। अब ओवरहेड टैंक में क्या होता है, जैसे पंप रूम का प्रोसेस है ऐसे ही ओवरहेड टैंक का है। पंप रूम के वाटर टैंकों का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपने ऑटोमेशन चार्ट देख लिया, उसके बाद वाटर टैंकों का प्रोसेस कैसे कैसे आता है। तो वाटर टैंकों में आप देखोगे फ्रेंड कि सबसे पहले बोरवेल का जो वाटर सप्लाई आती है वो आती है फायर टैंक में आती है, अंडरग्राउंड फायर टैंक में। आरसीसी के बने होते हैं, उनमें वाटर सप्लाई पूरा वाटर स्टोर होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 200 KL वाटर स्टोर है इस फायर टैंक के अंदर। बोरवेल से डायरेक्ट आया फायर टैंक में। अब पहले फायर टैंक फिल होगा, फिर उसके बाद आपका रॉ वाटर टैंक फिल होगा। जो सोसाइटी में फीड करते हैं वो नेक्स्ट में है रॉ वाटर।
रॉ वाटर को कन्वर्ट करते हैं फिल्टरों के थ्रू, जैसे आपको यहाँ फिल्टर दिखाई भी दे रहे हैं डोमेस्टिक में। ये एक अलग टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन होता क्या है, बोरवेल से आता है डायरेक्ट फायर में। फायर में इसलिए आता है कि सबसे प्रायोरिटी हमारी फायर की है और सबसे पहले पानी हमारा फायर टैंक में आना चाहिए, उसके बाद ही हमें अदर सप्लाई मिलेगी, रॉ में या डोमेस्टिक में या सॉफ्ट वाटर या फ्लशिंग वाटर, ये सब चीजें बाद में आती है। प्रायोरिटी सबसे पहले ये है, और इसका ओवरफ्लो ही आपका जाता है रॉ वाटर में। तो रॉ वाटर में जाने के बाद जैसे यहाँ का प्रोसेस है, सबसे पहले पानी यहाँ पे आपका बेसमेंट में जो टैंक है बोरवेल से फायर टैंक में आता है, उसके बाद रॉ वाटर में जाता है। तो टेरिस पे भी क्या होता है ऐसे ही, अगर मान लो फायर इंजन भी नहीं चला, सारी लाइनें सब कुछ बंद हो गया, तो यहां से जो हम डोमेस्टिक वाटर भेजते हैं फिल्टर करने के बाद, टेरिस पे ओवर हेड टैंक होते हैं फायर के, वो क्या करते हैं, जब सप्लाई जाएगी सबसे पहले वो क्या करते हैं, फायर टैंक पे गिरता है पानी। फायर टैंक फिल हो जाएगा आपका, मान लो 10 KL का, उसका ओवरफ्लो हो जाएगा आपका फिर डोमेस्टिक वाटर में। डोमेस्टिक वाटर से फिर आपका आना है डायरेक्ट फ्लैट्स में या वॉशरूम में या फिर जहां पे भी उसका डिलीवरी है, किसी मॉल में, फ्लैट में, सब जगह आएगा। फ्लशिंग का एक अलग होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वहां पे भी प्रायोरिटी है कि पहले सबसे पहले आपका फायर टैंक ही फील होगा। और फायर टैंक फील होने से क्या होता है, जो यहां से लाइन गई है आपका, ये हाइड्रेंट लाइन गई है, ये राइजर के थ्रू बेसमेंट से गई आपके टेरिस पे चली जाएगी, जैसे टेरिस पे गई और ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जब ये फील होगा आपका फायर टैंक, उसका ओवरफ्लो डोमेस्टिक में जाएगा। तो ये जो राइजर है ये कनेक्ट है, इसमें क्या है, एक एनआरवी लगी हुई है यहाँ पे। वो एनआरवी क्या करती है, आपका जब इस साइड से पानी जाता है, इसका जो पानी जाता है आपका हाइड्रेंट लाइन का पानी जो जाता है, वो सिर्फ एक लेवल पे जाके कट हो जाता है, इसके बाद वो ऊपर नहीं जा सकता फायर टैंक में। फायर टैंक में जाता है आपका पानी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, जो जिसका रूट ही दूसरा है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का, वो गिरता है उसमें। अब यहाँ पे एनआरवी लगे होने से क्या होता है, आपकी पूरी बिल्डिंग का प्रेशर मेंटेन रहता है 9 kg 8 kg। लेकिन इमरजेंसी केस में यहाँ पे फायर इंजन भी बंद हो गया, सब कुछ हो गया, जो एनआरवी लगी है वो क्या करती है, जब नीचे प्रेशर डाउन होगा ना और आपका ऊपर का ग्रेविटी का प्रेशर होगा, तो ऑटोमेटिकली वो एनआरवी नीचे से प्रेशर जा सकता है, नीचे से प्रेशर नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि बंद होती है, ऊपर साइड में लॉक होती है। लेकिन ऊपर से जैसे नीचे डाउन होगा प्रेशर लाइनों में, तो ऊपर से नीचे वापस आ सकता है ग्रेविटी के थ्रू। तो ग्रेविटी से आने के बाद क्या होगा, आप कहीं पे भी हाइड्रेंट ओपन करोगे तब भी पानी आएगा। उस केस में क्या है, जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है, वाटर सप्लाई से जब फायर फाइटिंग करते हैं, तो हमारा टेरिस वाला वाटर सप्लाई आती है, उससे हम हाइड्रेंट यूज करते हैं। स्प्रिंकलर तो नहीं कर सकते हम उससे यूज, क्योंकि स्प्रिंकलर उससे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन होज रील, होज पाइप, ये चीजें कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा, जिस टावर में या जिस जोन में वो चीज हुआ है, वहां पे हमने इनलेट वॉल लगाए हुए हैं, जो आपकी बाहर से फायर ब्रिगेड आएगी, उसमें हम उसको डिलीवरी होज को लगाएंगे और उसी एरिया की लाइनों को चार्ज कर देंगे, उसका राइजर चार्ज हो जाएगा। उस राइजर को चार्ज होने के बाद आप वहां पे फिर फायर हाइड्रेंट यूज कर सकते हैं। और फायर हाइड्रेंट में ऐसे ही है। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो ये स्टेनर लगे हुए हैं, जैसे स्टेनर लगे हुए हैं, इनकी भी क्लीनिंग होती है। फायर फाइटिंग सिस्टम में स्टेनर लगे होते हैं, क्योंकि इनकी क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। पंप चलेंगे ये हमें भी दिखाई देता है, लेकिन वाटर सप्लाई मेंटेन होगी नहीं होगी, प्रेशर मेंटेन होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चले, ये होता है हम जब भी इनका क्लीनिंग करते हैं। हमने यहाँ पे देखो पहले ही चार्ट पे लिखा हुआ है फायर टैंक स्टेनर क्लीनिंग शेड्यूल। यहाँ पे फायर टैंक देखोगे आप कब क्लीन हुए, एनुअली फायर टैंक भी क्लीन होते हैं, उसमें कोई कचरा ना फंसे। मान लो आप इनके डिलीवरी हाइड्र जो सक्शन हाइड्र है उनके आगे इतना सैंड आ जाए, मट्टी आ जाए कि ये चले ही ना, कोई फायदा नहीं, इसलिए क्लीन होते हैं टैंक एनुअली। फिर हम स्टेनर भी क्लीन करते हैं, जैसे शेड्यूल में डीजल इंजन का जो स्टेनर है उसका भी क्लीन किया, इसको हम 6 महीने में एक बार कर ही देते हैं। शेड्यूल में हमने 7/2/24 में किया था, 6/2/25 में, एक साल बाद करेंगे, 6 महीने में या एक साल में कर लेते हैं, तो इन हाउस टीम का ही काम है। तो फ्रेंड आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे पंप रूम में आपका फायर इंजन, फायर हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर पंप कैसे काम करता है। तो अभी हम आपको एक जोकी पंप चला के दिखा देते हैं, जोकी पंप या हाइड्रेंट पंप। लेकिन उससे पहले चलाने के लिए एक और प्रोविजन होता है पंप रूम में।
अब मान लो कोई बाहर से आया और हम हाइड्रेंट थोड़ी ना ओपन करेंगे, उसके लिए अलग से लाइन डली होती है पंप रूम के अंदर, जिसको हम फायर टेस्टिंग लाइन बोलते हैं। वो आपकी कहाँ डली होती है? जो डिलीवरी हाइडर होता है, डिलीवरी हाइडर में से ही टैप मार के बटरफ्लाई बॉल लगा के हम उसको रिटर्न टैंक में डाल देते हैं। टैंक में डालने से क्या होगा फ्रेंड आपका, हम सारे पंप, सारे इंजन, सब कुछ चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली जो है डायरेक्ट रिटर्न सप्लाई, ये आपका डिलीवरी हाइडर है, उससे हमने वॉल के थ्रू सारे पंप चेक करने के लिए फायर टेस्टिंग लाइन डाली हुई है। ये रिटर्न पानी आपका जाएगा टैंक में। तो इसी के थ्रू हम वीकली टेस्टिंग करते हैं। वीकली टेस्टिंग किसकी करते हैं हम? फायर इंजन की, स्प्रिंकलर पंप की, हाइड्रेंट पंप की, और जॉकी पंप की हमें करने की जरूरत नहीं होती, वो चलता ही रहता है आपका। हमारे यहाँ का जॉकी पंप 4 या 5 घंटे में एक बार चलता है। मतलब आपका 1 kg प्रेशर हमारे यहाँ पर 1 या 2 घंटे, 5 या 7 घंटे में ड्रॉप होता है। वो उसका रीजन हो सकता है कहीं पे माइनर लीकेज हो, या फिर एयर लीज हो जाती है, एयर निकलती है तो स्टार्ट होता है। चलता भी 3 या 4 सेकंड के लिए, स्मूथ है यहाँ पे ऑपरेशन। तो हम आपको, मैं अभी टेस्टिंग लाइन ना खोल के हम आपको मैनुअल स्टार्टर के थ्रू दिखा देते हैं, क्योंकि ऑटो मैनुअल में काम करते हैं तो मैनुअल से दिखा देते हैं। और मैनुअल में अगर आप देखोगे तो जॉकी पंप कैसे चलता है, यहाँ पे भी स्विच लगे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, ऑन ऑफ, स्टार्ट स्टॉप। ऑटो में कैसे करें, 0 पे करेंगे ऑफ, 1 पे करेंगे ऑटो में हो जाएगा, 2 पे करेंगे मैनुअल हो जाएगा। तो मैनुअल रन कर सकते हैं, मैनुअल रन करेंगे। अब देखो आपने जॉकी पंप रन हुआ और ये हमने बंद कर दिया। अब मैनुअल में ही प्रेशर डाउन है तो हम दूसरा पंप भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो प्रेशर डाउन आ गया तो ये चल गया, और कितने सेकंड चलेगा? ये कुछ ही सेकंड चलेगा, क्योंकि प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, 10-15 सेकंड में ही हो जाएगा प्रेशर मेंटेन। अब ये बंद हो जाएगा, ऑटो में छोड़ दिया मैंने, ऑटो में चलता रहेगा, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपका, तो आपने देखा ये जॉकी पंप ऑटो में रन होता है और बंद हो जाता है। तो आपको इस वीडियो में होपफुली सब कुछ पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। यहाँ पे कुछ पैनल पे ब्रेक डाउन की डिटेल भी होती है। ये हिस्ट्री कार्ड है जिसमें सभी पंपों की हिस्ट्री होती है कि पंप में कब हमने आपके स्ट्रेनर क्लीनिंग किया, स्टार्टर में कोई इशू आया, सब चीजें इसमें एक हिस्ट्री मेंटेन की जाती है। तो होपफुली फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे पेज को, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।